हेलो एवरीवन स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। दुआ करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज हम पेपर लेके आए हैं आपके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2022-23 का कक्षा 11 भौतिक विज्ञान का, जो कि जालोर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आयोजित हुआ। इस पेपर की मैं आंसर की लेके आया हूँ बच्चा, और हो सकता है आपको ये पेपर देखने के आप वीडियो के अंत तक जरूर बने हुए रहना, क्योंकि आपका हूबहू इसमें से 50% मैं गारंटी लेता हूँ कि कम से कम 50% तो आपके पेपर में ही दिखेंगे, क्योंकि इसमें वही सवाल पेपर में पूछे गए थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे और हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है बच्चों, वीडियो के अंत तक बने हुए रहना है, क्योंकि आपको उसका सॉल्यूशन भी देखना है साथ में। आपको काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है और वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। हम क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करते हैं। सबसे देखो, प्रबलतम बल कौन सा होता है। सबसे प्रबलतम जो बल होता है, पहला क्वेश्चन वो होता है प्रबल नाभिकीय बल। क्वेश्चन दूसरा दे रखा है वो है कार्य का मात्रा क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। ठीक है। तीसरा दे रखा है वेग समय वक्र की ढाल किसको बताती है, त्वरण को बताती है। क्वेश्चन 4 दे रखा है यदि सदिश ए वेक्टर बराबर 2i + 2j कैप -4k कैप है तो इसका परिमाण होगा। इसका परिमाण देखो बच्चों, मैंने इसका सॉल्यूशन भी यहाँ पे कर रखा है और सॉल्यूशन यहाँ पे दे रखा है, वो ये दे रखा है, ये देख सकते हो आप यहाँ पे, ये वाला सॉल्यूशन इसका। ठीक है ना, यहाँ पर मैंने दे रखा है √24 आ जाएगा इसका। ठीक है, तो इसका आंसर है वो ये वाला सही हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन। शक्ति का मात्रक वॉट है, वो भी शक्ति का मात्रक होता है। जूल प्रति सेकंड वो भी शक्ति का मात्रक होता है। अश्व शक्ति हॉर्स पावर वो भी शक्ति का मात्रक होता है। और उपरोक्त सभी, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा उपरोक्त सभी आ जाएगा। बहुत अच्छा एग्जामिनर ने इतना हम लोग घुमाया ताकि बच्चा क्या करे, वार्ड को देखते उसको टिक कर दे, लेकिन इसमें आपको आगे वाले ऑप्शन भी देखने थे और उसमें से डी आपको ऑप्शन करेक्ट करना था। कोणीय त्वरण का जो सूत्र होता है, ये भी एग्जामिनर बड़े चालाकी से पूछा। देखो ऑप्शन पहला ये दे रखिए, अल्फा = d ω/dt। ये कोणीय वेग का अवकलन करते हैं, तो कोणीय विस्थापन का अवकलन करते हैं, फॉर्मूला ये भी होता है अल्फा का, यानी कि इसमें है वो ऑप्शन आपका सी, ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है। और अगला जो दे रखा है वो दे रखा है 7वां क्वेश्चन है, वो है पृथ्वी तल पर प्लायन वेग का मान कितना होता है। पृथ्वी तल पर प्लायन वेग का जो मान होता है वो होता है 11.2 किलोमीटर/सेकंड होता है, यानी कि ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और अगला दे रखा है एक ठोस द्रव की सतह को गीला नहीं करेगा यदि स्पर्श कोण है। स्पर्श कोण का मान है वो अधिक कोण होगा, यानी 90 से ज़्यादा होना चाहिए और 180 से छोटा होना चाहिए। तो उस कंडीशन में कोई भी द्रव है वो ठोस की सतह को गीला नहीं कर पाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, रिक्त स्थान भरना है आपको यहाँ पे। और पहला जो ऑप्शन दे रखा है इसमें वो दे रखा है 0.00523210 में सार्थक अंडों की संख्या नहीं, ये अंकों की संख्या है। ठीक है, मिस प्रिंट हो चुका है यहाँ पे। तो इसमें जो ऑप्शन है वो आ जाएगा हमारे 6 उत्तर आ जाएगा। ठीक है। अगला सवाल दे रखा है ताप बढ़ाने पर गैसों की श्यानता। ताप बढ़ाने पर गैसों की श्यानता वो बढ़ती है, जबकि यहाँ पे आपसे द्रवों की भी पूछा जाता है। द्रवों वाला भी आप ध्यान में रखोगे, द्रवों की श्यानता है वो घटती है, ध्यान रखोगे आप। प्रतिबल तथा विकृति का जो अनुपात होता है उसको हम प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। हुक के नियम में निकल के आता है कांस्टेंट, हुक का एक नियम था, आगे भी इसमें पूछा गया है, उसको हम डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है। क्वेश्चन 3, प्रकृति में मूल बलों के नाम बताइए। आपको प्रकृति के अंदर मूल बल कौन कौन से उनके आपको नाम बताने थे। तो ये बच्चा देखो, प्रकृति के अंदर मूल बल, किसी बच्चे ने यदि दिमाग लगाया हो इसके अंदर तो उसने ये देखो, पहला जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं और ये 4 मूलभूत बल होते हैं, ये आपको लिखने थे आपको इसके अंदर से। ठीक है, तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन दे रखा है वो है न्यूटन की गति का प्रथम नियम लिखना था आपको, जड़त्व वाला नियम। क्या होता है जड़त्व का नियम, कि यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर अवस्था में ही रहना चाहती है और गतिशील अवस्था में है तो वह गतिशील अवस्था में ही रहना चाहती है जब तक कि उसके ऊपर बाहर से कोई बल आरोपित नहीं किया जाता है। अर्थात वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है और इसे ही हम न्यूटन की गति का पहला नियम कहते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, 1 जूल ऊर्जा में कितने अर्घ होते हैं। 1 जूल ऊर्जा में 10⁻7 अर्घ होते हैं। जूल होता है SI मात्रक और अर्घ होता है CGS मात्रक। द्रव्यमान केंद्र को परिभाषित करो। द्रव्यमान केंद्र क्या होता है, तो हम बोल सकते हैं कणों के निकाय या फिर किसी पिंड के वह बिंदु जो जहाँ पर उसके संपूर्ण द्रव्यमान को हम केंद्रित मान सकते हैं, उसे हम द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। और द्रव्यमान केंद्र आपका पिंड के अंदर भी हो सकता है या बाहर भी हो सकता है, तो जरूरी नहीं है कि जहाँ पे द्रव्यमान केंद्र निकल के आ रहा है वहाँ पे द्रव्यमान हो या नहीं हो, कोई ज़रूरी नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 5th दे रखा, किसी उपग्रह की प्लायन चाल तथा कक्षीय चाल में संबंध लिखो। बच्चों मैंने आप एक सुबह वीडियो भी मैंने अपलोड किया था कल की डेट में, और उसमें मैंने एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे और उसमें से काफ़ी सवाल ऐसे के ऐसे हूबहू पूछे गए हैं। तो एक बार वो भी वीडियो आप ज़रूर देख लेना, उसमें से आपके भी बहुत सारे सवाल आने की प्रबल संभावना है, क्योंकि इस पेपर में भी 40 से ऊपर नंबर के सवाल पूछे गए हैं।
इसलिए जिन बच्चों ने वो वीडियो देखा है तो उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ है, जिन्होंने नहीं देखा है तो उसको नुकसान भी हुआ है। तो आपको बच्चा क्या करना है कि आपको ये वीडियो देखना और साथ में बच्चों के साथ में शेयर भी करना है, ताकि आपके शेयर करने की वजह से हो सकता है दूसरे बच्चों का फ़ायदा हो, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान में रखना है। 6th क्वेश्चन देखो, ये 5th जो क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है किसी उपग्रह की प्लान चाल तथा कक्षीय चाल में क्या संबंध होता है। तो ये बच्चा जो संबंध होता है वो होता है कि उपग्रह की जो चाल होती है, प्लान चाल, उपग्रह मतलब जो नॉर्मली जो प्लान चाल होती है वो होती है v इज इक्वल टू √2gr और वो होती है √gr। तो इन दोनों में रिलेशन आएगा √2 गुणा होती है ऑर्बिटल वेलोसिटी की। प्लान चाल होती है वो कक्षीय वेग का √2 गुणा होती है। ये आपको समझ यहाँ पे लिखना था। हुक का नियम, हुक का नियम क्या होता है? हुक का नियम होता है कि जो प्रत्यास्था मतलब प्रतिबल जो होता है, प्रत्यास्था सीमा के अंदर प्रतिबल, और जिनका पेपर होना है उनके पेपर में भी ये पूछा जाएगा, प्रतिबल होता है वो समानुपाती होता है किसके? विकृति के डायरेक्टली समानुपाती होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ से समानुपाती को हटा दे तो कांस्टेंट निकल के आता है ई इंटू विकृति लिख सकते हैं इसको, ई इंटू विकृति। और ई क्या होता है? प्रत्यास्था गुणांक, जो कि आगे सवाल पूछा गया है। तो प्रत्यास्था गुणांक हम क्या लिख सकते हैं? प्रतिबल बटा विकृति लिख सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। पास्कल का नियम, पास्कल का नियम क्या होता है कि द्रव के किसी भी जगह पर हम यदि दाब आरोपित करते हैं तो यह दाब सभी द्रव के सभी दिशाओं में सभी बिंदुओं पर एक समान रूप से संचरित होता है, उसे हम पास्कल का नियम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 8वां, धारा रेखीय प्रवाह के लिए रेनॉल्ड संख्या का मान। अब रेनॉल्ड संख्या का जो मान होता है बच्चा धारा रेखीय प्रवाह के लिए वो होता है 2000 से कम होता है। और यही यदि विक्षुब्ध या फिर प्रक्षुब्ध प्रवाह पूछे आपको तो उसके लिए इसका मान 3000 से ज़्यादा होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया 9वां, अभिकेंद्रीय त्वरण तथा अभिकेंद्रीय बल का सूत्र लिखो। अभिकेंद्रीय त्वरण का जो सूत्र होता है बच्चा वो होता है, अभिकेंद्रीय त्वरण का जो सूत्र होता है वो होता है a इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन में r होता है। और अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला होता है वो होता है mv स्क्वायर अपॉन में r होता है। तो ये आपको फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, वो है चाल तथा वेग में अंतर बताइए। अरे बहुत फर्जी क्वेश्चन पूछा गया। चाल एक अदिश राशि होती है जबकि वेग है वो एक सदिश राशि होती है। तो ये हो गया, एक अंतर लिखना था आपको। एक कण एक समान वेग से गतिमान है तो कण का त्वरण कितना होगा? एक कण है वो एक समान वेग से, यानी कि उसका वेग बदल ही नहीं रहा है। जब वेग ही नहीं बदल रहा है उसका तो उसका त्वरण 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन जो 11वां सवाल है उसका उत्तर आ जाएगा 0। 12वां सवाल दे रखा है कार्य ऊर्जा प्रमेय। कार्य ऊर्जा प्रमेय आपको सिर्फ प्रमेय को लिखना था, डेराइव नहीं करना था। तो ये क्या होती है प्रमेय? इस प्रमेय के अनुसार किसी वस्तु पर बल आरोपित किया जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है, और इस बल के द्वारा जो किया गया कार्य होता है वो उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, और यही इसका कार्य ऊर्जा प्रमेय है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है 4th, ये न्यूमेरिकल पूछा गया था कि एक कण की स्थिति r वेक्टर बराबर ये है। इसमें जो दे रखा है ना आपको ये 3t आई कैप, ये अलग अलग नहीं है, प्लस नहीं आएगा बीच में, दोनों साथ में 3t आई कैप लिखना था इसको, है ना। तो ये मिस प्रिंट हुआ है यहाँ पे। तो ये तो कण का वेग तथा त्वरण ज्ञात करो t बराबर 2 सेकंड। इसने पूछा कि t बराबर 2 सेकंड पर कण का वेग और त्वरण आपको निकालना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि तात्क्षणिक वेग और तात्क्षणिक त्वरण पूछा गया है, और तात्क्षणिक वेग कैसे निकालते हैं? अवकलन करके। इसका आप एक बार अवकलन कर दो तो तात्क्षणिक वेग आ जाएगा, एक बार और अवकलन कर देना तो उससे तात्क्षणिक त्वरण आ जाएगा, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे कर रखा है, आप इसको देख सकते हैं। देखो यहाँ पे r वेक्टर आपको ये दे रखा था, ये वाला, तो इसका हमारे को करना है अवकलन। तो 3 तो क्या होगा? कांस्टेंट ऐसा कैसा लिखना है, t का कितना हो जाएगा? t का 1 हो जाएगा, तो हमारे पास में यहाँ पर आ जाएगा 3 आई कैप। यहाँ पर आते हैं 4 तो ऐसा कैसा रहेगा, t की घात 3 का अवकलन कितना हो जाएगा? 3t स्क्वायर। 3 आगे आएगा, 4 से गुणा होगा तो 12 आ जाएगा, 12t स्क्वायर यहाँ पर आंसर आएगा, ठीक है। 12t स्क्वायर जे कैप। इसने बोला कि t बराबर 2 सेकंड पर क्या होगा, तो आपको क्या करना है, इस इक्वेशन में t इज इक्वल टू 2 पुट करना है और आंसर फाइंड करना है। जब यहाँ पर t की वैल्यू 2 रखेंगे हम तो यहाँ पर हमारे पास में ये इक्वेशन निकल के आ जाएगी। इसको सॉल्व करना है तो 3 आई कैप प्लस 48 जे कैप आ जाएगा, ठीक है ना। बच्चा इसका आपको वैल्यू भी फाइंड करना था, ये इतना ही नहीं करना था, इसका मैग्नीट्यूड, ये तो वेक्टर फॉर्म में आया आंसर हमारे पास में, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना था। मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं? √x² प्लस y स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर करेंगे, 48 का स्क्वायर करेंगे, फिर इसका अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास में आंसर है वो ये वाला बच्चा निकल के आ जाएगा।
अंडर रूट में 2313 मीटर पर सेकंड, ये वेग हमारे पास में निकल के आ जाएगा। इसने पूछा है कि इसका त्वरण कितना होगा, तो इसका त्वरण निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे को इसका एक बार और अवकलन करना पड़ेगा। यहाँ पे 3 क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन क्या आ जाएगा 0। यहाँ पे 12 टी स्क्वायर है, 12 टी स्क्वायर का कितना हो जाएगा 12, तो ऐसा का ऐसा रहेगा, टी स्क्वायर का हो जाएगा 2t, 12 ऐसा का ऐसा रहेगा, 2t कर दिया हमने, तो 12 इंटू 2t कितना हो जाएगा 24t हो जाएगा, 24t। ठीक है, ये हमारे पास में त्वरण आया। इसने बोला कि t बराबर 2 सेकंड पर कितना होगा, तो इसमें t इज इक्वल टू 2 सेकंड आप रख दो, तो आंसर आ जाएगा 48 जे कैप, और इसका परिमाण भी कितना होगा 48 ही होगा। तो वेग तो आ जाएगा अंडर रूट 2313 मीटर पर सेकंड, और त्वरण आ जाएगा 48 आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन दे रखा है बच्चा, वो दे रखा है यदि a बराबर 2.301 तथा b बराबर 4.1238 है तो a और b का मान उचित सार्थक अंकों तक ज्ञात करो। आपको बच्चा क्या करना था, इसका दोनों का गुणा करना था, और गुणा करने के बाद में जो उत्तर आएगा उस उत्तर को आपको देखो, इन दोनों का गुणा करेंगे तो हम क्या आएगा हमारे पास में आंसर ये आएगा बच्चा। देखो इनका हम गुणा करते हैं तो आंसर हमारे पास में ये आता है। अब आंसर हमारे को पूरा नहीं लिखना है, उचित सार्थक अंकों तक लिखना है। उचित सार्थक अंक का मतलब होता है कि हमने जो दो जिनका गुणा किया है, दो संख्याओं का, उन संख्याओं में एक ऐसी संख्या का पता कीजिए जिसके अंदर सार्थक अंक कम हो। तो इसमें 5 सार्थक अंक है और इसमें 4 सार्थक अंक है, यानी कि कम इसमें है, यानी कि जो कम होते हैं वही आंसर में रखे जाते हैं। तो आंसर में भी सार्थक अंक कितना आना चाहिए, 4 आने चाहिए। 4 आने का मतलब आपका आंसर होना चाहिए 9.488 होना चाहिए। अब इस 8 वाले को हटाना है, तो इसको हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको हटाने के लिए आपको बच्चा करना पड़ेगा, 8 को हटा रहे हैं, 8 क्या है 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा होता है तो हम क्या करते हैं 1 की वृद्धि कर देते हैं, यानी कि 8 की जगह क्या लिख देंगे 9 लिख देंगे, तो हमारा जो आंसर है वो ये वाला आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है सदिशों के संयोजन का त्रिभुज तथा बहुभुज नियम। सदिशों के संयोजन का त्रिभुज नियम क्या होता है कि यदि कोई भी दो सदिशों को किसी त्रिभुज की क्रमागत भुजाओं के द्वारा तथा समान क्रम में निरूपित किया जाए तो उस त्रिभुज को बंद करने वाली विपरीत क्रम में जो तीसरी भुजा होती है वो उन दोनों सदिशों के रिजल्ट को बताती है। ये हो गया त्रिभुज नियम। बहुभुज नियम में क्या होता है कि बहुत सारे वेक्टर हो, बहुत सारे सदिश हो, उन सदिशों को सॉल्व कैसे करते हैं। तो यदि सभी सदिशों को किसी बहुभुज की क्रमागत भुजाओं के द्वारा समान क्रम में निरूपित किया जाए तो उस बहुभुज को बंद करने वाली विपरीत क्रम में अंतिम भुजा वो उनके रिजल्ट को बताती है। ये आपको करना था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि एक समान त्वरित गति के समीकरण आपको बताने हैं। तो 3 समीकरण होते हैं, आपको ओनली समीकरण लिखने थे, आपको डेरिवेशन नहीं करना था। समीकरण क्या होता है, पहला समीकरण v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा समीकरण होता है x इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। और तीसरा समीकरण होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax। ठीक है, ये तीनों डेरिवेशन आपको लिखने थे, डेराइव नहीं करने थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। घर्षण को परिभाषित करो, ये कितने प्रकार का होता है, नाम लिखो। घर्षण को परिभाषित करना था कि यदि कोई भी दो सतह जो संपर्क में है तो और उनके बीच में सापेक्ष गति होती है तो उन सतहों के बीच में एक ऐसा बल कार्य करता है जो सापेक्ष गति का विरोध करता है, उसे ही हम घर्षण बल कहते हैं। और घर्षण बल 2 प्रकार का होता है, गति घर्षण बल और स्थैतिक घर्षण बल होता है। उनके सिर्फ नाम लिखने थे आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है यदि ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप तथा बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप है तो ए क्रॉस बी। अरे आपको क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना था ना। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, तो देखो यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन दे लिख रखा है इसका। क्रॉस प्रोडक्ट इस तरीके से ज्ञात करते हैं हम। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो इस सारणिक मेथड से हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास में जो आंसर है वो ये वाला आंसर निकल के आ जाता है, माइनस i कैप प्लस 5j कैप माइनस 4k कैप। ठीक है बच्चा, आगे हम बढ़ते हैं। आगे जो दे रखा है वो दे रखा है रेखीय संवेग संरक्षण नियम को बताना था। रेखीय संवेग संरक्षण नियम क्या होता है कि यदि किसी वस्तु के ऊपर बाहर से लगने वाला जो सभी बल है उनका सभी का सदिश योग 0 है, यानी कि एफ नेट 0 है, तो उस वस्तु का संवेग कभी भी नहीं बदलेगा, संवेग है वो कांस्टेंट होता है। यही रेखीय संवेग संरक्षण का नियम है। एक उदाहरण से बताना था आपको। एक उदाहरण मैंने आपको 2 लिखवाया कॉपी के अंदर, नोट्स के अंदर। एक तो लिखवा रखा है,
एक तो लिखवाया था रॉकेट की गति, वो भी एक संवेग संरक्षण का बेस्ट एग्जांपल है। और एक एग्जांपल लिखवाया था मैंने बंदूक और गोली वाला सिस्टम बताया था आपको, है ना, कि बंदूक हम चलाते हैं तो गोली आगे की तरफ चलती है तो बंदूक को पीछे की तरफ धक्का लगता है संवेग को संरक्षित करने के लिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, पृथ्वी तल से ऊंचाई के साथ गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन को समझाइए। हम जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण के मान में क्या परिवर्तन होता है, तो उसका डेरिवेशन आपको करना था। और मैंने सुबह जो इंपॉर्टेंट जो वीडियो बनाया था उसमें से कह रहा हूँ हूबहू ऐसा का ऐसा पेपर पूछा गया। और देखो, पृथ्वी तल से ऊंचाई के साथ गुरुत्वीय त्वरण, यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण के 4 पॉइंट है। ऊंचाई पर जाने पर भी बदलता है, गहराई पर जाने पर भी बदलता है, घूमने के कारण भी बदलता है और पृथ्वी के आकार के कारण भी बदलता है। लेकिन उसमें भी मैंने आपको एक ही पॉइंट बताया था कि ऊंचाई पर जाने पर जी के मान में क्या परिवर्तन होता है, और वही भी एग्जाम में पूछा है। इसलिए कह रहा हूँ कि ये अनुभव कहता है कि आपके कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया सीधा सीधा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला होता है बच्चा जी डैश, जब हम निकालते इसका डेरिवेशन करते हैं तो वो आता है जी अपॉन में 1 + h/r का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला आता है। और यहाँ से क्लियर है कि जैसे जैसे h बढ़ेगा वैसे वैसे जी डैश है वो कम होता है, यानी कि ऊंचाई पर जाने पर जी के मान में कमी आती है। अगला है आवेग संवेग प्रमेय। आवेग संवेग प्रमेय का कथन लिखना था आपको। आवेग किसके बराबर होता है, इस प्रमेय के अनुसार आवेग का मान संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है, बस ये लिखना था आपको। न्यूटन के लिए टक्कर के लिए न्यूटन का नियम, प्रत्यावस्थान गुणांक वाला आपको फॉर्मूला लिखना था कि यदि कोई भी दो वस्तुएं हैं जो टक्कर कर रही हैं तो टक्कर के पश्चात उनके दूर जाने का सापेक्ष वेग, यानी कि सापेक्ष वेग को लिखते हैं v1 - v2, तथा उनके टक्कर से पहले पास आने का सापेक्ष वेग यानी कि u2 - u1, इन दोनों का जो अनुपात होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है और इसे हम प्रत्यावस्थान गुणांक कहते हैं। और यही टक्कर के लिए न्यूटन का नियम है और इसको हम ई से लिखते हैं, तो आपको ये फॉर्मूला भी साथ में लिखना था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यंग प्रत्यास्था गुणांक क्या होता है, यंग प्रत्यास्था गुणांक होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को हम यंग प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। आयतन प्रत्यास्था गुणांक क्या होता है, वो होता है अभिलंब प्रतिबल तथा आयतन विकृति के अनुपात को हम आयतन प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। अगला पूछा गया बर्नौली का सिद्धांत क्या है, इसके 2 अनुप्रयोग आपको लिखने थे, ठीक है। तो बर्नौली का सिद्धांत क्या है, बर्नौली का सिद्धांत होता है कि किसी भी नली के या किसी पाइप के अंदर अशांत तथा असंपीड़ित द्रव का धारा रेखीय प्रवाह हो रहा हो तो प्रति एकांक आयतन में दाब ऊर्जा, किसी भी बिंदु पर प्रति एकांक आयतन में दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा, इन तीनों का योग हमेशा टोटल होता है। टोटल जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है, और यही बर्नौली का सिद्धांत है। इसके 2 अनुप्रयोग भी आपको लिखने थे। अनुप्रयोग आप 2 कौन कौन से लिख सकते हैं, वेंचुरी मापी भी लिख सकते हैं, हार्ट अटैक वाला भी आप एक एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है ना, पिट्यूट नली वाला भी आप दे सकते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन नियमितात्मक प्रश्न में पूछा गया घूर्णन गति में बल आघूर्ण एवं कोणीय संवेग का आपको डेफिनेशन तो मैंने आपको लिखवा रखी है। इनके मध्य संबंध स्थापित करो, इनके बीच में आपको रिलेशन भी डेराइव करना था। तो हम लिख सकते हैं कि टो इज इक्वल टू जो होता है, टो जो इज इक्वल टू होता है, टो वेक्टर इज इक्वल टू होता है डी जे वेक्टर अपॉन में डी टी वेक्टर होता है, ये आपको डेरिवेशन करना था, ठीक है। अगला है लंबवत अक्षों का प्रमेय लिखिए। एक वर्ताकार वलय का ज्यामितीय अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण कितना होता है, mr² होता है, कितना होता है, mr² होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। त्रुटि किसे कहते हैं, कि हम किसी भी भौतिक राशि का मापन करते हैं तो उसके मान में एक अनिश्चितता निकल के आ जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, त्रुटि कहते हैं। परम त्रुटि किसे बोलते हैं, ठीक है ना, त्रुटि हो गया। परम त्रुटि कैसे लिखते हैं, परम त्रुटि को हम डेल्टा ए से लिखते हैं। डेल्टा ए बराबर क्या होता है, उसका मापा गया मान माइनस उसका वास्तविक मान कितना होता है, उन दोनों का अंतर होता है, इसको हम परम त्रुटि कहते हैं। आपेक्षिक त्रुटि क्या होता है, आपेक्षिक त्रुटि बच्चा होता है वो होता है कि जो भी आपने परम त्रुटियां निकाली हैं उनका एवरेज ले लो, आपके पास में जो प्रेक्षण दे रखे हैं उन सभी का एवरेज ले लो, इन दोनों का जो अनुपात होता है इसको हम परम त्रुटि कहते हैं, उसको हम परम त्रुटि मतलब उसको हम आपेक्षिक त्रुटि कहते हैं। और प्रतिशत त्रुटि में क्या करते हैं, 100 से गुणा कर दो तो ये हमारे पास में प्रतिशत त्रुटि निकल के आ जाती है। आपेक्षिक त्रुटि के प्रतिशत मान को ही हम प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। अगला इसमें अथवा में दे रखा है 2 राशियों के योग तथा व्यकलन संक्रिया के कारण अधिकतम त्रुटियों का मान ज्ञात करो। अधिकतम त्रुटियां बच्चा कितनी आती हैं, जब भी तो वो इसका भी डेरिवेशन आपको करना था। डेल्टा z इज गुड, आप योग कर रहे हो या फिर व्यकलन कर रहे हो, दोनों की कंडीशन में ही दोनों में आंसर आता है वो सेम आता है, डेल्टा a + डेल्टा b, ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रखा है ग्रह की गति के लिए केपलर के नियम। आपको ग्रह की गति के लिए केपलर के तीनों नियम आपको लिखने थे। तो पहला नियम क्या होता है, वो कक्षा का नियम है ना। पहला नियम क्या होता है कि जितने भी ग्रह हैं सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में गति करते हैं और सूर्य होता है उसके नाभि पर स्थित होता है, ठीक है। और दूसरा है वो है कि
इसकी जो कक्षीय चाल होती है वो नियत रहती है, यानी कि प्रति एकांक समय में यानी समान समांतराल में उनके द्वारा जो ग्रह तथा सूर्य को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसके द्वारा जो तय किया गया क्षेत्रफल होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, उसको हम बोलते हैं। ठीक है, केपलर का। और तीसरा नियम क्या था कि किसी भी ग्रह का जो आवर्तकाल होता है उसका वर्ग टी स्क्वायर समानुपाती होता है। टी स्क्वायर जो समानुपाती होता है किसके समानुपाती होता है, आर की पावर 3 के समानुपाती होता है। ये आपको डेरिवेशन करना था। अगला दे रखा है कार्य सदिश राशि है या फिर अदिश राशि है। तो कार्य है वो एक अदिश राशि है और आपको सिद्ध करना था कि स्वतंत्रतापूर्वक नीचे गिरती हुई वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा होती है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है आपको। तो मैंने ये कॉपी में ऐसा का ऐसा सवाल करवा रखा है बच्चों को जिन्होंने मेरे से पढ़ा है। सिद्ध कीजिए कि एक स्वतंत्रतापूर्वक नीचे गिरती हुई वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा होती है वो संरक्षित रहती है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको इस वीडियो को शेयर करना, हो सकता है आपके एक शेयर करने से कई सारे बच्चों का फ़ायदा हो सकता है। तो बच्चा आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।